मार्च के हमने करंट अफेयर कंप्लीट कर लिए हैं, क्यूज़ कंप्लीट कर लिया। अप्रैल स्टार्ट हुआ है, तो आज 1 अप्रैल का इंग्लिश और हिंदी दोनों में न्यूज़ होगा। ठीक है, तो यदि आपका वीडियो पॉज करके आंसर आता है, वीडियो पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। अच्छा, इसमें टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है देखिए। लोकसभा के स्पीकर के बारे में, फिस्कल डेफिसिट के बारे में, कैट के बारे में, और किसके बारे में, पीएम मित्र के बारे में। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे आज के द हिंदू में। और आप भी यदि आपको इससे भी ज़्यादा क्यूज सॉल्व करना है आज के रिलेटेड, तो हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से क्यूज सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अरीकोम्पन इन इकोसिस्टम। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में अरीकोम्पन का क्या महत्व है। ही हेल्प्स मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस बाय कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ऑफ हार्बीवोरस। बी, he is a keystone species that support the survival of other species in the ecosystem. C, he plays a vital role in pollination and seed dispersal. D, he is a flagship species that draws attention to the conservation of forest. हिंदी में देखते हैं और अच्छे समझ आएगा। वह शाकाहारी की आबादी को नियंत्रित करके पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। बी, वह एक प्रमुख प्रजाति है जो पारिस्थितिक तंत्र में अन्य प्रजातियों के अस्तित्व का समर्थन करती है। सी, वह परागण और बीज फैलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डी, वह एक प्रमुख प्रजाति है जो वनों के संरक्षण की ओर ध्यान खींचती है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम। तो इसका आंसर बी है। बी है ये आंसर इसका। ठीक है, ही इज अ की स्टोन स्पीसीज दैट सपोर्ट द सर्वाइवल ऑफ अदर स्पीसीज इन द इकोसिस्टम। चलिए देखते हैं। अरीकोम्पन का एक की स्टोन स्पीसीज है। की स्टोन स्पीसीज उसे कहते हैं जो कि एक एरिया में जिसका वर्चस्व होता है। ठीक है ना, ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है फॉरेस्ट के हेल्थ को, मतलब फॉरेस्ट को बनाए रखने में मेंटेन करता है। कैसे करता है, बाय क्लियरिंग एंड पाथवे विच इज इन टर्न सपोर्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड स्पीसीज। ठीक है, ये एक्चुअली ये है क्या, अरीकोम्पन है क्या। अरीकोम्पन एक हाथी है। ठीक है ना, इट इज़ कंसिडर्ड वल्नरेबल ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। और ये IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो इसका जो हैबिटेट लॉस हो रहा है और फ्रेगमेंटेशन जो जंगल कट रहा है उसकी वजह से, और जो ह्यूमन के द्वारा इंक्रोचमेंट किया जा रहा है उसकी वजह से भी हो रहा है। ठीक है ना, ये 45 साल तक जिंदा रहता है। ठीक है, मतलब इसकी एज जो है 45 साल लास्ट है। ये पहली बार स्पॉट किया गया था 1947 में। कहाँ गया था, वेस्टर्न घाट में, और तब से डोमिनेट करता है उस एरिया में। अरीकोम्पन इज अ वाइल्ड टस्कर, एक जंगली हाथी। वाइल्ड टस्कर किसे कहते हैं, जंगली हाथी है, जो कि कर्नाटक में पाया जाता है। और ये अपने मैजेस्टिक टस्क के लिए फेमस है। ठीक है, जो उसके दांत होते हैं उसके लिए फेमस है। और लोग जब वहाँ घूमने जाते हैं तो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड कहते हैं स्पीकर के बारे में। द हिंदू में बहुत दिन से न्यूज़ आ रही थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाउ इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड। लोकसभा के स्पीकर कैसे इलेक्ट होते हैं। देखिए, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों दो अलग अलग चीज़ होती है। ठीक है ना, ए बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा, बाय द मेंबर ऑफ राज्यसभा, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कैसे होते हैं, आंसर देखते हैं इसका। तो इसका आंसर ए है। ये इलेक्टेड किया जाता है लोकसभा के मेंबर के द्वारा। और कब इसका इलेक्शन होता है, हर जनरल इलेक्शन के फर्स्ट सेशन में इसका इलेक्शन होता है। और कभी भी है कि ऑफिस ऑफ स्पीकर खाली होते हैं, सीट जो वैकेंट होती है तब होता है। स्पीकर का टर्म कितना है लोकसभा में, 5 साल का है। और स्पीकर जो है अपना टेनर कंटिन्यू कर सकता है जब तक कि नया जो है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट ना हो जाए। ठीक है, स्पीकर जो होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा का। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस के लिए, मेंटेनेंस ऑर्डर के लिए, और
इंटरप्रिटेटिंग द रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द हाउस के लिए, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड कहता है फिस्कल डेफिसिट। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? ए, द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर। बी, द डिफरेंस बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। सी, द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डी, द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। ये बार हिंदी में दिखा था, राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच में का अंतर। कर राजस्व और गैर कर राजस्व में अंतर। सी, पंजीगत व्यय और राजस्व के व्यय के बीच में अंतर। डी, वर्तमान संपत्ति और वर्तमान देनदारियों के बीच का अंतर, ठीक है ना। किसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट? तो इसका आंसर देते हैं, इसका आंसर ए है। फिस्कल डेफिसिट किसे कहते हैं? ये डिफरेंस बिटवीन होता है टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में। गवर्नमेंट का जितना खर्चा हुआ है और जितना एक्सपेंडिचर उसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। अगर फिस्कल डेफिसिट किसे कहते हैं? डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। और ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट को अपना लोन बोरोइंग की रिक्वायरमेंट है। हाई पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे कहते हैं? हाई पब्लिक एक्सपेंडिचर इज द मेन रीजन फॉर फिस्कल डेफिसिट इन द कंट्री, ठीक है। जब ज़्यादा खर्चे होते हैं तो उसी से कंट्री में फिस्कल डेफिसिट होने लगता है, ठीक है ना। द गवर्नमेंट स्पेंड मोर मनी दैन इट अर्न्स। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करता है? हाई फिस्कल डेफिसिट में गवर्नमेंट का क्या इशू होता है कि वो ना जो अपने जो खर्चे ना बढ़ा देती है बजाय कि उसके अर्न के, तो उसकी अर्निंग कम होते हैं, जिससे क्या होता है कि फिस्कल डेफिसिट होने लगता है। मान लो कि गवर्नमेंट की अर्निंग है 100 रुपये, ठीक है ना, और गवर्नमेंट खर्चे कर रहा है 500 रुपये, तो ये 400 रुपये का फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट के उसमें जाएगा, ठीक है ना। इसलिए गवर्नमेंट क्या कहेगी? गवर्नमेंट लोन लेगी, ठीक है। हाई फिस्कल डेफिसिट, जब हाई फिस्कल डेफिसिट होगा, ठीक है, तो उससे होगा इन्फ्लेशन होगा। एट इट इंक्रीज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, क्योंकि लोगों के बीच में गुड्स और सर्विस की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। विच लीड्स टू द राइज इन द प्राइस, और जब लोगों के बीच में जब किसी वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है, ठीक है ना। द गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट, गवर्नमेंट्स बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट ऑल्सो इंक्रीजेज द डिमांड फॉर मनी, ठीक है। और जब गवर्नमेंट मार्केट से पैसा बोरो करती है तो मनी की डिमांड भी बढ़ जाती है, ठीक है, जिससे क्या होता है? हायर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जो कि आगे इन्फ्लेशन को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन फोर्थ कहता है व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट, कैड। चालू खाता घाटा किसे कहते हैं? पहला कहता है, ऑप्शन कहता है अ डेफिसिट इन द गवर्नमेंट बजट। बी, अ डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। सी, अ डेफिसिट इन द ट्रेड बैलेंस। डी, अ डेफिसिट इन द रेवेन्यू कलेक्शन। हिंदी में देखते तो और अच्छे समझ आएगा। सरकार के बजट में घाटा। बी, भुगतान संतुलन में घाटा। सी, व्यापार संतुलन में घाटा। डी, राजस्व वसूली में कमी, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर बी है। कैट किसे कहते हैं? मेजर द कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट। कैट क्या करता है? कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेजर करता है। विच रिप्रेजेंट डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में? कंट्री की जो टोटल पेमेंट है टू द फॉरेन कंट्री एंड इट्स टोटल रिसीट फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, उसे कहते हैं, ठीक है। जो पैसा हम फॉरेन कंट्री को दे रहे हैं, ठीक है, और जो पैसा हमें फॉरेन कंट्री से आ रहा है उसके बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? कैड कहते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसे चालू खाता घाटा कहा जाता है। द करंट अकाउंट इज कॉम्प्रोमाइज ऑफ 4 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट होते हैं। मर्चेंडाइज ट्रेड, सर्विस ट्रेड, प्राइमरी इनकम एंड सेकेंडरी इनकम, ठीक है। अ करंट अकाउंट सरप्लस इंडिकेट अ कंट्री टोटल रिसीट फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज एक्सीड इट्स टोटल पेमेंट टू द फॉरेन कंट्रीज। तो करंट अकाउंट देखिए, एक सरप्लस होता है और डेफिसिट होता है, ठीक है ना। सरप्लस और डेफिसिट क्या होता है कि जितना, अगर हम मान लो कि 50 रुपये फॉरेन कंट्री को दे रहे हैं, उससे 200 रुपये कमा रहे हैं, तो 50 रुपये हमारा क्या हो गया? सरप्लस हो जाएगा। लेकिन वही हम 50 रुपये फॉरेन कंट्री को दे रहे हो, 25 रुपये कमा रहे, तो 25 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है ना। A current account deficit indicates that the country is spending more money on import than it's earning from the export। हाँ, करंट CAD का मतलब क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि हम ना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे हमारा जो पेमेंट पैसा जो बाहर देश में ज़्यादा जा रहा है, बजाय कि ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, जिससे हमारा पैसा क्या हो रहा है? देश के बाहर जा रहा है ज़्यादा, और हम वहाँ से क्या कर रहे हैं? उन्हें ना एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, ताकि हम उनका एक्सपोर्ट कम हो रहा है यहाँ पे हमारे देश में, जिससे कि सॉरी देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है कि हम जो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि हम ना एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं,
और इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब सामान ज़्यादा मंगा रहे हैं, इससे हमें ज़्यादा पेमेंट देनी पड़ रही है, और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं जिससे पैसे हमें वहाँ से कम आ रहा है, तो उससे होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि करेंसी एक्सचेंज रेट में भी कमी आती है, ठीक है ना। जब हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा, जब हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा तो इससे क्या होगा, हमारा जो पैसा आएगा हमारे देश में ज़्यादा आएगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट को हम टैकल कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ पीएम मित्र इनिशिएटिव। निम्नलिखित में से कौन सा पीएम मित्र पहल का संभावित लाभ है। पहला कहता है क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरिया, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, सी अपग्रेडेशन ऑफ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, डी ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन, बी निर्यातोन्मुख वस्त्र उद्योगों का विकास, कपड़ा निर्माण प्रौद्योगिकी का उन्नयन, डी ऊपर के सभी। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग, तो बी आंसर ठीक है, बी ऑप्शन क्या है इसका, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। चलिए देखते क्या है पीएम मित्र। पीएम मित्र इज इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज। तो पीएम मित्र क्या है, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कहाँ पे, जो रूरल एरिया होते हैं वहाँ पे क्रिएट करता है। वहाँ पे क्या करता है, बूस्ट द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज करता है, अपग्रेड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी करता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसको देखती है भारत की। द सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर द सेटिंग फॉर द टेक्सटाइल पार्क अंडर पीएम मित्र इनिशिएटिव बेस्ड ऑन, जो हमें साइट देखनी होती है जहाँ पे हम टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे, तो वहाँ क्या होना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होनी चाहिए, प्रॉक्सिमिटी टू हाईवेज और रेलवे होना चाहिए, मतलब जो बेसिक सुविधाएं होती है वो होनी चाहिए। ठीक है, ताकि हमारा जो बिजनेस हो वहाँ पे प्रोसीड कर सके। ठीक है, तो करंट अफेयर यहीं तक के थे। तो आशा करता हूँ आपको ये जो क्यूज़ के अकॉर्डिंग आपको करंट अफेयर थोड़ा समझ आया होगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी करंट अफेयर सॉल्व करनी है तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए, आपको वहाँ मोर देन क्यूज़ मिलेंगे, इससे ज़्यादा कोई क्यूज़ मिलेंगे। धन्यवाद।